अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और एनर्जी वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। आपने एनर्जी को अंडरस्टैंड कर लिया, आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड कर लिया और उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। जब आपने एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ा था तो एनर्जी में हमने मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन किया था। मैकेनिकल एनर्जी के बाद हमने कहा इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, एक को नाम दिया काइनेटिक एनर्जी का और दूसरी को हमने नाम दिया था पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया गया, आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया गया। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे हमने रेफरेंस लेवल का, रेफरेंस पॉइंट का जिक्र किया। रेफरेंस पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां पे किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। और फिर वहां पे हम एक और बात मेंशन करते हैं कि आपने जब भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी होती है तो बेसिकली आप ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को मेजर करते हैं। आपने किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी है तो आप सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट देखेंगे कि आपका रेफरेंस लेवल या रेफरेंस पॉइंट कौन सा बन रहा है। उस रेफरेंस लेवल पे आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर देंगे और फिर आप कहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को उस रेफरेंस लेवल से उठा के उस पर्टिकुलर लेवल तक, उस पर्टिकुलर पोजीशन पर लेकर जाया गया जहां पे आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो इन दोनों लेवल्स के दरमियान, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है वो हम मेजर कर रहे होते हैं। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बेसिकली मेजर करते हैं। तो देखें, जब भी आपको किसी एक ऑब्जेक्ट की किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो इसके लिए रेफरेंस लेवल, रेफरेंस पॉइंट का होना इंतहाई जरूरी है। तो अभी हम एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप करने जा रहे हैं कि जिसमें हम रेफरेंस लेवल की जरूरत से आजाद हो जाएंगे। अब हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताई जाएगी या ऑब्जेक्ट का हमारे जो रेफरेंस लेवल होगा, जो रेफरेंस पोजीशन होगी, वहां से उस पर्टिकुलर पोजीशन तक का डिस्टेंस बताया जाएगा या हाइट बताई जाएगी और ऑब्जेक्ट का मास बताया जाएगा। तो हम ऑब्जेक्ट के मास और उसकी हाइट से उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकेंगे। तो इसको हम लोग नाम देते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। और अगर आप ग्रेविटी के रेफरेंस से मेजर कर रहे हो तो आप इसको नाम देंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। सबसे पहले आपकी बुक में एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पोजीशन is defined as the work done by the gravitational force in displacing the object from that certain position to the infinity where the force of gravity becomes equal to 0। अब इसको जरा अंडरस्टैंड कर लें। हम लोग कहते हैं जी, फर्ज करें सबसे पहले ये जो मास है, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी मैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाह रहा हूं, ये मास यहां पे पड़ा हुआ है, पोजीशन 1 पे पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है कि ये जो मास है ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ा हुआ है, यहां पे ग्रेविटी जीरो नहीं है। यहां पे अब मैं इसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाह रहा हूं। तो हमें बुक वाले ने ये बताया कि जी आप इस मास को यहां से लिफ्ट करें और ऊपर लेकर जाते जाएं। आप लोग जानते हैं जैसे जैसे आप इस मास को ऊपर लेकर जाएंगे तो ग्रेविटी जो है ये हमारे पास डिक्रीज करती जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। इसमें कैपिटल आर जो है वो अर्थ का रेडियस है और स्मॉल एच जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ से उसकी ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो आप देखेंगे उसने कहा जी आप इस मास को यहां से उठाएं और इसको ऊपर लेकर आते जाएं, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएं। तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा इसके ऊपर लगने वाली ग्रेविटी की फोर्स डिक्रीज हो रही होगी, कम हो रही होगी। अच्छा, नंबर 2, ये ऑब्जेक्ट अभी मूव कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब उसने कहा जी आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लाते जाएं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क हो रहा है। आपने इस मास को, इस ऑब्जेक्ट को इतनी ज्यादा हाइट पे ले जाना है कि वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाए। तो बच्चों जिस पॉइंट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो होती है उसको हमने नाम दे दिया इन्फिनिटी पॉइंट का, कि जी आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गए। तो फर्ज करें वो कहता है कि ये पॉइंट एन है जहां पे ग्रेविटी की फोर्स जीरो हो जाती। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर पोजीशन से उठा के इन्फिनिटी डिस्टेंस जहां पे ग्रेविटी की फोर्स जीरो हो रही है वहां तक मूव करवाया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है इस मास को यहां से यहां तक मूव करवाने में, वो वर्क जो होगा वो हमारे पास कहलाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्टेन पोजीशन टू द इंफिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स इक्वल टू 0। अब यहां पे दो चीजें नोट करने वाली हैं कि आपने ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल दिया जहां पे ग्रेविटी 0 होगी, और नंबर 2 ये जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है ये वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटी की वजह से हम वर्क कैलकुलेट करेंगे कि ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने में ग्रेविटी कितना वर्क करेगी वो हम निकालेंगे, वही एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अब देखें बच्चों, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, अगर आप इस फॉर्मूला को देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। अब जब आप ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास g कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हो। तो यहां पे देखें, जब आप इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, जब आप इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं तो g आपके पास कांस्टेंट तो नहीं रह रहा, ये मैंने ऊपर g का फॉर्मूला लिख दिया, तो g तो आपके पास वेरी कर रहा है एज अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जैसे जैसे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है g की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इसका मतलब कि जब आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट 1 से मूव करवा के पॉइंट n तक यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं तो इसमें इस दौरान आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए mgh का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं बच्चों कि ये जो हमारा मैस है ये इसकी जो भी पोजीशन है यहां से लेकर आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड तक इसका जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बनता है उसको हम n नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। अब वो देखें वो इंटरवल्स कैसे बनाए गए, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 एंड सो ऑन चलते चलते पॉइंट n तक आ गए। तो 1 से 2 तक का जो डिस्टेंस है इसको यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है डेल्टा r के साथ। इसी तरह 2 से 3 तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी डेल्टा r, 3 से 4 तक का डिस्टेंस डेल्टा r एंड सो ऑन ऊपर चलते चलते आप n-1 से n तक आएंगे तो डिस्टेंस जो है वो डेल्टा r, यानी आपने पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट n तक के जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डेल्टा r लेंथ के इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। अब देखें ये पॉइंट 1 बनाया गया तो हम ये कहेंगे कि पॉइंट 1 का फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ये जो डिस्टेंस बन रहा है मेरे पास ये r1 के इक्वल है। पॉइंट 1 का सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है ये r1 के इक्वल है, पॉइंट 2 का सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है वो r2 के इक्वल है। तो 1 और 2 का जो डिस्टेंस बन रहा है ये डेल्टा r। तो देखें मैं यहां से लिख सकता हूं, अगर ये मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है r1 प्लस इसमें मैं ये वाला डेल्टा r ऐड कर रहा हूं तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, r2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं मेरे पास जो डेल्टा r होगा ये r2 माइनस r1 के इक्वल आ जाएगा। ये r1 प्लस डेल्टा r, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये r1 है और ये डेल्टा r है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये r2 बन गया। अब आप r1 को इधर ले आए तो डेल्टा r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। अब इन दोनों को मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब बच्चों इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसके बाद मैं पॉइंट 1 और 2 इनका मिड पॉइंट लेता हूं। मिड पॉइंट को हमारी बुक में कोई नाम नहीं दिया गया, मिड पॉइंट का मतलब होता है एग्जैक्ट सेंटर वाला पॉइंट। तो 1 और 2 के सेंटर में मैं कोई एक पॉइंट लेता हूं और मैं कहता हूं जी उस मिड पॉइंट का सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है ये स्मॉल r के इक्वल। अब मिड पॉइंट का मतलब है एवरेज, यानी ये जो r डिस्टेंस है ये r1 और r2 की मेरे पास क्या है, एवरेज है। तो मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ 1 and 2 फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ इज r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 ओवर 2। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मिड पॉइंट का मतलब है कि हम r1 और r2 की एवरेज ले रहे हैं, तो एवरेज का फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करके आप 2 पे डिवाइड करें। अब यहां पे बच्चों आप r2 की वैल्यू जो आपने निकाली इक्वेशन 1 में वो यहां पे आप पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आपने r2 की जो वैल्यू निकाली है वो आपने यहां पे पुट कर देनी है। r1 प्लस, देखें r2 की वैल्यू आपने निकाली है r1 प्लस डेल्टा r, तो r1 प्लस डेल्टा r और इस पूरे के नीचे 2 आ जाएगा तो 2r1 प्लस डेल्टा r ओवर 2। तो देखें ये वाला 2 इससे कट जाएगा तो r1
प्लस डेल्टा आर ओवर 2, क्योंकि ये 2 एक बार 2r1 के नीचे आएगा और एक बार डेल्टा आर के नीचे आएगा, तो 2r1 का 2 नीचे से कट जाएगा और डेल्टा आर के नीचे मेरे पास 2 रह जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया बच्चों r इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा आर ओवर 2। अभी इसका आप दोनों तरफ से स्क्वायर कर लें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से जब आप स्क्वायर कर लेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा आर ओवर 2 इसका स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर, इसको ओपन कर लें, r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r का स्क्वायर ओवर 4 प्लस 2 इंटू r1 इंटू डेल्टा आर ओवर 2। देखें ये a का स्क्वायर मतलब r1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब डेल्टा r का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a इंटू बी, तो a की जगह पे r1 आ गया और b की जगह पे डेल्टा r ओवर 2 आ गया। तो अभी अगर आप गौर करें तो ये 2 जो है इस 2 से बच्चों कट जाएगा और ये डेल्टा r स्क्वायर ओवर 4 ये मेरे पास नेग्लिजिबल टर्म हो जाएगी। ये क्यों नेग्लिजिबल टर्म होगी? क्योंकि डेल्टा r मेरे पास बहुत स्मॉल था और जब मैंने इसका स्क्वायर कर लिया तो ये मजीद स्मॉल हो जाएगा और इसको इतना स्मॉल करके जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये मजीद स्मॉल हो गया, तो ये इतना स्मॉल हो गया कि ये जीरो को अप्रोच करना शुरू हो गया। तो फिर इस टर्म को जब मैं इग्नोर कर दूंगा तो फिर मेरे पास बन जाएगा जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू डेल्टा आर। अभी इक्वेशन 2 से डेल्टा आर की वैल्यू आप यहां पे पुट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो जब आप डेल्टा आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r1 और डेल्टा आर की वैल्यू आपको दी गई है r2 माइनस r1 और ये वैल्यू जब आप यहां पे पुट करके r1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी r का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 माइनस r1 स्क्वायर। तो ये देखें ये प्लस r1 स्क्वायर ये माइनस r1 स्क्वायर, तो मेरे पास रह जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 r2, इसको आप नाम दे लेंगे इक्वेशन 3 का। तो आपने ये देखें जो मिड पॉइंट का डिस्टेंस है उसको आपने इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2 फाइंड कर लिया। जी स्टूडेंट्स, जब आपने ये आर स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2 फाइंड कर लिया तो अब देखें ये मैस यहां पे पड़ा हुआ है। अब ये इंटरवल्स 1 और 2 के दरमियान जो डेल्टा आर लेंथ सेलेक्ट की गई किस बेस पे सिलेक्ट की गई? ये बच्चों जो लेंथ सिलेक्ट की गई है इस इंटरवल की ये इस बेस पे सिलेक्ट की गई है कि इस इंटरवल में स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। जैसे आपने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाले टॉपिक में किया था कि आपने एक इंटरवल की लेंथ इतनी बनाई थी कि जिसमें फोर्स कांस्टेंट रहती, तो यहां पे इस एक इंटरवल में ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। जैसे ही ग्रेविटी चेंज होती है इंटरवल चेंज होकर अगला इंटरवल आ जाएगा, इस इंटरवल में फिर ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ये यहां पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो इस इंटरवल में ग्रेविटी की वैल्यू से डिफरेंट होगी। अब हमने ये कहा जी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये पॉइंट 1 से मूव करके यहां पे आ चुका है, तो यहां पे इसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है देखें वो किसके इक्वल होगी? तो वो यहां पे लिखी जाएगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन मास m at midpoint of 1 and 2 is given as। अब डेफिनेटली फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो इसका मतलब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके वेट की इक्वल होगी, mg की इक्वल होगी। अब m को साथ वैसे ही रहने दें, स्मॉल g की जो वैल्यू मैंने आपको शुरू में बताई है वो पुट कर लें gm ओवर। अब देखें मिड पॉइंट पे है, यहां पे आ रहा है, तो मिड पॉइंट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r के इक्वल, तो यहां पे क्या आना चाहिए? r का स्क्वायर आना चाहिए, स्मॉल r का स्क्वायर आना चाहिए। अब ये r प्लस एच इसी के अंदर आ रहा है, स्मॉल r उसका ये देख लें जब ये मिड पॉइंट पे आ रहा है तो सेंटर ऑफ अर्थ से उसका जो डिस्टेंस है ये स्मॉल r के इक्वल है। तो ये m स्मॉल m जो कि ऑब्जेक्ट का मास है, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है और r स्क्वायर जो है ये हमारे पास बच्चों क्या है? ये उसका सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस उसका स्क्वायर। तो अभी देखिए इक्वेशन 3 से आप r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें फ्रॉम इक्वेशन 3, तो Fg इज इक्वल टू Gm m ओवर r1 r2, इसको आप नाम दे लें इक्वेशन 4 का।
अब देखें जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे मिड पॉइंट पे आता है तो इसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है वो इस फोर्स की इक्वल है, जो कि बेसिकली इसका वेट है। अब ये ऑब्जेक्ट जब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक मूव करता है तो ग्रेविटी की वजह से डेफिनेटली वर्क होगा। तो आप वो वर्क निकालें कि व्हेन mass moves from point 1 to point 2, then work done by gravity is given as, जब ये मैस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे मूव करेगा तो ग्रेविटी की वजह से जो वर्क होगा Fg.d के इक्वल होगा, और आप इसको लिख सकते हैं जी Fg.d cos थीटा। अब यहां पे देखिए उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है ग्रेविटी की फोर्स, वो तो डेफिनेटली उसके वेट की इक्वल है, और आपने उसकी वैल्यू यहां पे कहीं निकाली भी हुई है इक्वेशन 4 में। d जो होगा, d उसका डिस्टेंस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक मूव कर रहा है, तो 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर के इक्वल है, और एंगल थीटा जो बनेगा यहां पे वो 180 डिग्री बनेगा। तो आप यहां पे लिखेंगे हेयर Fg इज इक्वल टू, इक्वेशन 4 से आप लिखेंगे m ओवर r1 r2, d इज इक्वल टू डेल्टा आर एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब थीटा 180 डिग्री क्यों बन रहा है भला? क्योंकि ये जो मैस है ये इस तरह से है, इसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है डाउनवर्ड है, बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये अपवर्ड है। तो यहां पे आप चेक कर लें दोनों के दरमियान जो एंगल है 180 डिग्री। तो जब आप ये वर्क निकालेंगे, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, वैल्यूज आप पुट करेंगे तो जी m ओवर r1 r2 इनटू डेल्टा आर इनटू कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 माइनस हो जाएगा -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस जी एम इंटू एम ओवर r1 r2, और डेल्टा आर की वैल्यू जो आपने इक्वेशन 2 में लिखी थी वो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं r2 माइनस r1। तो देखें ये r1 r2 जो बाहर है वो अंदर जाके इन दोनों के नीचे आ जाएगा, तो माइनस जी एम इंटू r2 ओवर r1 r2 माइनस r1 ओवर r1 r2। तो अभी अगर आप यहां से नोट करें तो r2 आपस में कट जाएगा, r1 इधर से कट जाएगा, तो मेरे पास जो वर्क डन रह गया in moving the object from point 1 to point 2 minus gmm into 1 over r1 minus 1 over r2। तो देखें जो मैस है वो पॉइंट 1 से स्टार्ट कर रहा है, तो पॉइंट 1 का डिस्टेंस पहले आ रहा है, और जो मैस है वो रुक रहा है पॉइंट 2 पे, तो पॉइंट 2 का जो डिस्टेंस है वो बाद में आ रहा है। तो आपने 1 से 2 तक का उसका डिस्टेंस निकाल लिया। अब इसी तरह आप 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और इसी तरह आप n-1 से n तक का जो है वो वर्क निकालेंगे, और फिर तमाम वर्क्स को आप ऐड कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह आप लिखेंगे सिमिलरली वर्क डन बाय द ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट 2 to पॉइंट 3 माइनस gmm। अब देखें मैथ स्टार्ट कर रहा है पॉइंट 2 से, तो इसका डिस्टेंस पहले आएगा, और वो स्टॉप कर रहा है पॉइंट 3 पे, इसका डिस्टेंस बाद में आ जाएगा। और वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 माइनस gmm इंटू 1 ओवर r3 माइनस 1 ओवर r4 एंड सो ऑन। आप जब बिल्कुल एंड वाले पॉइंट पे आएंगे तो वर्क डन फ्रॉम n-1 to n, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस gmm 1 ओवर r n-1 माइनस 1 ओवर rn। तो आपने तमाम इंटरवल्स में ग्रेविटी की वजह से होने वाला जो वर्क है वो निकाल लिया। अब बच्चों जब आपने तमाम इंटरवल्स में ग्रेविटी की वजह से जो होने वाला वर्क है वो निकाल लिया, तो जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो तो इस टोटल वर्क के इक्वल है। तो टोटल वर्क जब आप लिखेंगे तो वो आप लिख रहे होंगे जी वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 प्लस वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस वर्क डन फ्रॉम n-1 to n।
तो यही टोटल वर्क बेसिकली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल यू के साथ। ये जस्ट बच्चों एक नोटेशन है, इसकी और कोई लॉजिक नहीं है कि यू के साथ क्यों रिप्रेजेंट किया गया, जस्ट ये एक नोटेशन है। अब आप यहां पे वैल्यूज पुट कर लें तो -GMM इनटू 1/R1 -1/R2। अच्छा जी, फिर यहां पे ये वाला प्लस आना है, बट W2 to 3 की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव इसको प्लस को माइनस कर देगा, -GMM इनटू 1/R2 -1/R3 और प्लस एंड सो ऑन, एंड पे जाके फिर माइनस में लिख दूंगा GMM इनटू 1/Rn -1/Rn। अब देखें ये सारी टर्म में से -GM इनटू m मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो 1/R1 -1/R2। अब ये पूरा जो चीज है ये वाली माइनस के इंक्लूडिंग ये कॉमन में आ चुका है, तो ये प्लस के साथ ही आ जाएगा, प्लस 1/R2 -1/R3 प्लस एंड सो ऑन, आगे चलेगी टर्म एंड सो ऑन, प्लस 1/Rn -1/Rn। तो अभी देखें ये -1/R2 ये प्लस 1/R2 से कट जाएगा। अगर मैं इससे अगली टर्म लिख रहा होता तो वो प्लस 1/R3 होती, तो ये वाली टर्म अगली टर्म के साथ, और एंड पे अगर आप आगे देखें तो अगर मैं इससे पीछे वाली टर्म लिखता तो वो -1/Rn -1 होती। तो मतलब मेरे पास दरमियान वाली सारी टर्म्स कट जाएंगी, सिर्फ एक स्टार्ट और एक एंड वाली टर्म बाकी बच जाएगी। तो फिर मेरे पास यहां पे आ जाएगा u इज इक्वल टू -GMM इनटू 1/R1 -1/Rn। तो अभी देखें आप यहां पे लिखेंगे एस पॉइंट n इज एट इंफिनिटी। बच्चों पॉइंट n जब इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है तो इसका मतलब कि उस पॉइंट का डिस्टेंस भी इंफिनिटी होगा। तो जब उस पॉइंट का डिस्टेंस इंफिनिटी होगा तो 1/Rn का मतलब 1/∞, और 1/∞ 0 हो जाएगा। तो फिर आप लिख सकते हैं u इज इक्वल टू -GMM इनटू 1/R1 -0। तो u इज इक्वल टू -GMM इनटू 1/R1। अब अगर आप सबस्क्रिप्ट को ड्रॉप कर दें, तो जब आप सबस्क्रिप्ट को ड्रॉप कर देंगे तो फिर आपके पास इसका एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, व्हेन यू ड्रॉप द सबस्क्रिप्ट देन द एक्सप्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स u इज इक्वल टू -GMM ओवर r। अब इसमें देखें कैपिटल G हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्मॉल m हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसे आप लिफ्ट कर रहे हैं, जिसे आप मूव करवा रहे हैं, और जिसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड करनी थी। कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, और इसमें ये जो स्मॉल r है, ये स्मॉल r उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है। अब ये कैपिटल R और H ये दोनों चीजें इसी के अंदर मौजूद हैं, तो स्मॉलर हम डायरेक्ट कहेंगे कि इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब देखें ये आप अगर देखें तो ये स्मॉलर जब उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस है, और जब आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, आप उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, तो अभी अगर मैं इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दूं तो मैं कहूंगा कि ऊपर वाली टर्म मेरे पास कांस्टेंट है और नीचे जो मेरे पास टर्म है वो इंक्रीजिंग है, स्मॉल आर इंक्रीज कर रहा है। तो स्मॉल आर इंक्रीज करने का मतलब ये है कि ये वाली जो रेशो है मेरे पास ये डिक्रीज कर रही होगी। अब इस रेशो के डिक्रीज करने का मतलब ये बनता है कि जी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, बट ये नेगेटिव साइन जब इसके साथ लग जाता है तो ये इसके इफेक्ट को रिवर्स कर देते हैं। अब इफेक्ट के रिवर्स होने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप स्मॉल आर को इंक्रीज करेंगे तो u बिकम्स लेस नेगेटिव, u की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी बट वो नेगेटिव में वैल्यू स्मॉल हो रही है, यानी वो जीरो के करीब आता जा रहा है। तो अब देखें आप ये कहते हैं कि जो नंबर जीरो के जितना ज्यादा करीब होगा, जैसे यहां पे देख लें इधर जीरो है, इधर -1 -2 -3 और ऊपर 1 2 और 3 एंड सो ऑन, नीचे भी एंड सो ऑन। तो आप कहते हैं जी जब आप जीरो से ऊपर की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स में, तो जीरो से जितने दूर आप जाते जाएंगे वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी।
लेकिन नेगेटिव में ये वाला इफेक्ट रिवर्स होता है। आप जीरो से जितना दूर जाते जा रहे होते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी आप जा रहे हैं तो वैल्यू स्मॉल हो रही है, और आप फ्रॉम द नेगेटिव इन्फिनिटी जीरो के जितना करीब आते जाएंगे वैल्यू उतना बढ़ती जाएगी। तो जब आप r को इंक्रीज कर रहे होंगे तो u becomes less negative, which means that the absolute potential energy of an object is increasing। तो ये बात तो ठीक है, हम ये बात पहले भी जानते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट की हाइट को बढ़ा रहे होते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है। तो यहां पे ये एक्सप्रेशन भी हमें सेम यही चीज बता रहा है कि आप स्मॉल r मतलब उस ऑब्जेक्ट का अर्थ से डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएं तो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। फिर ये नेगेटिव साइन हमें यहाँ पे एक और चीज बताता है, और ये हमें बताता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लगती है, अर्थ की जो फोर्स लगाती है वो हमेशा अट्रैक्शन की होगी, वो रिपल्शन की नहीं होगी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज ऑफ अट्रैक्शन। अब उसके बाद बेटे वो कहता है जी अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ है, जैसे यहां पे देखें इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ है। अब इसका स्मॉल h जीरो है, लेकिन इसका अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल होगा। तो अब अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे अर्थ के सरफेस के ऊपर इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm इंटू कैपिटल M ओवर R के इक्वल, और यहां पे नोट कर लें कि ये कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ आ रहा है। तो मतलब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना वर्क करना होगा, इसको इतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करना होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप इसको लर्न करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।